दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शेयर के बारे में। आने वाले दिनों में ये कितने लेवल तक जा सकता है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बिजनेस में कितने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बता दूं कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में मेरा खुद का कुछ शेयर है, तो मेरा ओपिनियन हो सकता है थोड़ा बायस्ड हो। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए और किसी के भी कहने के ऊपर किसी भी स्टॉक को बाय और सेल मत कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बात कर लेता हूँ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बिजनेस क्या करता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बेसिकली ईएमएस प्लेयर है। तो जितने सारे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, हायर हो गया, क्रोमा हो गया, रिलायंस रिलायंस डिजिटल हो गया, ऐसे जितने सारी कंपनीज होती है या फिर जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज भी होती है, गोदरेज वगैरह, ये सारी कंपनी जो है ये अपना काम जो है वो आउटसोर्स करती है। स्पेशली जो काम जैसे कि ये सीजनल काम होता है, एसीज हो गया वो या फिर अपना एयर कूलर्स हो गया, ऐसे जो काम होते हैं इसके लिए उन्हें परमानेंट फैक्ट्रीज लगाना उसके लिए काफी ज्यादा एक कॉस्ट लगता है। इसलिए वो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है वो जो आउटसोर्स करने वाली कंपनीज इनसे बनाकर लेते हैं और खुद का ब्रांडिंग करते हैं। तो बेसिकली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ऐसी ही चीजों में काम करती है कि एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर जो छोटे छोटे प्लास्टिक कंपोनेंट्स होती है, इनके बारे में मैन्युफैक्चरिंग करने का काम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करती है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मोर देन 40 ब्रांड्स के साथ काम करती है और आप जितने भी सारे ब्रांड जानते हो उसमें से 80% जो काम करती है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के उनके पास ही मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। चाहे वो एयर कंडीशनर हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर कूलर्स हो, जितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप देखते हो स्पेशली इनके अंदर पीजी इलेक्ट्रोप्लास अपना बहुत ज्यादा वाइड प्रेजेंस रखती है। अगर अब इसके टोटल फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करते हैं तो 2012 से लेकर 2025 तक पिछले 13 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को बहुत तगड़े रिटर्न्स दिए। और स्पेशली अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो 20,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को स्टॉक ने दिए। इस टाइम में हालांकि हर स्टॉक बढ़ा है, लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर कर सामने इसलिए आया है बिकॉज जिस तरीके से गवर्नमेंट ने फोकस किया है अपना पीएलआई स्कीम के लिए, गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया स्कीम के लिए जिस तरीके से फोकस किया है पिछले कुछ सालों से, पीजी इलेक्ट्रोप्लास जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अगर हम इसके टोटल ईयर ऑन ईयर बेसिस के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। और अगर मैं प्रॉफिट्स की स्पेशली बात करता हूं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 290 करोड़ के आसपास ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया और आने वाले सालों में 400 करोड़ से ज्यादा करीब प्रॉफिट जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिपोर्ट करने की कंपनी टारगेट रखती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसके फाइनेंशियल तो हालांकि ज्यादा रहेंगे, लेकिन ये कितने ज्यादा रह सकते हैं अगर आप यूएस की किसी कंपनी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़े से 2-3 कंपनीज यूएस में मिल जाएगी जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास जैसे ही काम करती है। उनका जो रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो अगर आप उस कंपैरिजन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास को देखते हो तो आने वाले दिनों में इसको और ज्यादा हेडविंड काफी ज्यादा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा आगे जा सकता है। लेकिन आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग सेगमेंट में इन्हें अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा। इसका जो बेसिक बिजनेस है दोस्तों, एक्चुअली ये बेसिक बिजनेस करता है एयर कंडीशनर के लिए, कूलर्स के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए। ये जो इनका बेसिक बिजनेस है, यहाँ पे अगर इनका प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है या फिर एक स्टेडी रहता है और अगर अदर कैटेगरीज में अगर अपना प्रेजेंस बढ़ाती है, जैसे कि कंपनी करने भी वाली है, जैसे रेफ्रिजरेटर में अपना प्रेजेंस बढ़ाने वाली है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अपना प्रेजेंस बढ़ाने वाली है, अगर ऐसे सेक्टर्स में अपना प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ाती है तो उनका जो कोर बिजनेस है इससे तो इनको पैसे आएंगे ही, लेकिन जो अदर साइड बिजनेस है वहां से अगर पैसे आएंगे तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में इनके जो रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स है और ज्यादा बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इनका कोर बिजनेस बढ़ रहा है, इसलिए इनका जो बाकी के जो बिजनेस है इसके अंदर अगर इनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने लगा तो फाइनेंशियल काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि आने वाले दिनों में हालांकि कंपनी ने कुछ सालों में 50-60% से ग्रोथ किया, आने वाले सालों में 35-40% की ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कितना ये ग्रोथ सस्टेन करता है और आने वाले दिनों में किस तरीके से कंपनी एक्सपांशन करती है अपना और किस तरीके से अपना कंपनी का प्रेजेंस बढ़ाती है बाकी सेक्टर्स में, ये देखने वाली बात होगी। और अगर कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सनराइज सेक्टर है, जहाँ पे कंपनी अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो कोर बिजनेस के साथ वो जो फाइनेंशियल है वो जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली कंपनी को और ज्यादा फायदा होगा। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ऐसे ही सब चीजों के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।